चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। सुनेंगे इधर, है ना। कल आप लोग को मैंने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और उसमें मैंने ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट बताया था, जिसमें मैंने बताया कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो करेगा तो इस वायर के चारों तरफ क्या डेवलप हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ये बात बताए थे आप लोगों को, है ना। चलिए अब अपने टॉपिक को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। आज सीखेंगे हम लोग कि लाइन एलिमेंट क्या होता है। लाइन एलिमेंट, ठीक है। लाइन एलिमेंट क्या होता है, सुनेंगे इधर, है ना। बातचीत नहीं, देखिए, मान लीजिए ये एक वायर है ना। इस वायर का आपने एक छोटा सा सेक्शन ले लिया है, ठीक है। किसी वायर के स्मॉल सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। कोई वायर है, उस वायर का जो छोटा सा सेक्शन होगा, छोटा सा पार्ट होगा, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। स्मॉल सेक्शन ऑफ वायर, वायर का छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है, ये लाइन एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। लिखेंगे लाइन एलिमेंट, लाइन एलिमेंट। लाइन एलिमेंट लिखेंगे, स्मॉल सेक्शन ऑफ वायर, स्मॉल सेक्शन ऑफ वायर, small section of wire is known as is known as is known as line element. A small section of wire is known as line element. A small section of wire is known as line element, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों करंट एलिमेंट वेक्टर। क्या आता है, करंट एलिमेंट वेक्टर, करंट एलिमेंट वेक्टर। तो अब ये क्या है, अगर इस लाइन एलिमेंट से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे करंट एलिमेंट वेक्टर। मतलब वायर का जो छोटा सा सेक्शन है, अगर उससे करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए छोटा सा लेंथ ले लिए, कितना ले लिए, डीएल, ठीक है। तो इस डीएल लेंथ से अगर करंट फ्लो कर रहा है, मतलब लाइन एलिमेंट से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये क्या क्या कहलाता है, करंट एलिमेंट वेक्टर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे हैं वेक्टर, वेक्टर है मतलब वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसके बाद मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, है ना। तो इसका जो डायरेक्शन होता है करंट एलिमेंट वेक्टर का, ये किधर होता है, जिधर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा ना, वही करंट एलिमेंट वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का जो भी डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक इधर ऊपर जा रहा है, तो करंट एलिमेंट वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या है, सेम है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए डीएल, तो आप बोलेंगे लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट वेक्टर, लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट वेक्टर। आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू, करंट फ्लोइंग थ्रू टू द करंट एलिमेंट वेक्टर। हमसे पूछा जाता है कि बताइए करंट एलिमेंट वेक्टर क्या होगा, करंट एलिमेंट वेक्टर। तो हम इसको लिखते हैं आई इंटू डीएल वेक्टर, ठीक है। ये जो लेंथ है, लेंथ के ऊपर हमने एरो साइन लगाया है, मतलब ये बता रहा है यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आपसे पूछे कि बताइए यूनिट ऑफ करंट एलिमेंट वेक्टर, यूनिट ऑफ करंट एलिमेंट वेक्टर बता सकते हैं आप लोग, क्या होगा यूनिट इसका। हाँ, करंट के लिए क्या लिखेंगे, एम्पियर, और लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर, ठीक है। तो करंट एलिमेंट वेक्टर बोले तो आई इंटू डीएल वेक्टर, ठीक है। आई इंटू डीएल वेक्टर को हम लोग करंट एलिमेंट वेक्टर बोलते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। लिखेंगे करंट एलिमेंट वेक्टर, करंट एलिमेंट वेक्टर लिखेंगे इसमें,
करंट एलिमेंट वेक्टर लिखेंगे। इफ इलेक्ट्रिक करंट इफ इलेक्ट्रिक करंट if electric current flows through flows through flows through the line element, if electric current flows through the line element, if electric current flows through the line element, then it is known as then it is known as current element vector. Then it is known as current element vector. That is known as current element vector. ठीक है, लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए पूरा। हो गया, लिख लिए। आगे बढ़े, आगे सुनेंगे आप, है ना। देखिए, जब इस करंट एलिमेंट वेक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो पक्का है कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक यूनिट नॉर्थ पोल ला के रख देंगे तो क्या होगा, यूनिट नॉर्थ पोल ला के रख देंगे अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा,
तो एक मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट वेक्टर का और एक मैग्नेटिक फील्ड यूनिट नॉर्थ पोल की वजह से। तो क्या होगा, यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स लगेगा और यूनिट नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। कल बताए थे ना, यूनिट नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना है, डीबी है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है ये समझेंगे, है ना। करंट एलिमेंट वेक्टर के वजह से किसी यूनिट नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, करंट एलिमेंट वेक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल ला के रखेंगे तो पक्का है कि फोर्स लगेगा, क्योंकि दो दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो ये फोर्स जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोल रहे हैं, ये क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब समझेंगे, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन सबसे पहले डिपेंड करता है कि इस करंट एलिमेंट वेक्टर से करंट कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, दूसरा, इस करंट एलिमेंट वेक्टर का लेंथ कितना है। ठीक है, तीसरा ये डिपेंड करता है कि यहां से इस पॉइंट की जो दूरी है वो दूरी कितनी है, मतलब करंट एलिमेंट वेक्टर से ये जो पॉइंट है इसकी दूरी कितनी है। ठीक है, चौथा ये डिपेंड करता है, अब देखिए ये है करंट एलिमेंट वेक्टर का डायरेक्शन, ये है रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे एंगल बन रहा ना, इस एंगल के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, किसके एंगल के ऊपर, तो करंट एलिमेंट वेक्टर और रेडियस वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है इस एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। और लास्ट ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम के ऊपर, मतलब इस चीज को आपने रखा कहाँ है, एयर में, वाटर में, कड़वा तेल, करासन तेल, नारियल तेल कहाँ रखे हैं, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। समझ में आया, तो क्या क्या चीज पता है, क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है, करंट पे, मैग्नेटिक इंडक्शन करंट पे डिपेंड कर रहा है, और लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट पे, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पे, हाँ या ना, फिर एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट वेक्टर और रेडियस वेक्टर, पांचवा नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, लिखेंगे, लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, हाँ लिखी ना हेडिंग में, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट एलिमेंट वेक्टर डिपेंड्स ऑन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट एलिमेंट वेक्टर, ड्यू टू करंट एलिमेंट वेक्टर depends on, magnetic field induction due to current element vector depends on, depends on, depends on, नंबर वन में लिखेंगे, नंबर वन में करंट फ्लोइंग थ्रू, करंट फ्लोइंग थ्रू, करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट एलिमेंट वेक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट एलिमेंट वेक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट एलिमेंट वेक्टर। नंबर टू में लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट वेक्टर, लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट वेक्टर, लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट वेक्टर। नंबर थ्री में डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम करंट एलिमेंट वेक्टर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम करंट एलिमेंट वेक्टर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम करंट एलिमेंट वेक्टर, फ्रॉम करंट एलिमेंट वेक्टर। नंबर फोर में एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, बिटवीन करंट एलिमेंट वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर, एंगल बिटवीन current element vector and radius vector, angle between current element vector and radius vector। नंबर फोर में, सॉरी नंबर फाइव में नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम।
इसके बाद अब देखिए, आप लोग को मैंने ये तो बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड करने का दो तरीका है ना? क्या क्या तरीका है? एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हाँ या ना? एक को क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक को क्या बोलते हैं, इनवर्सली। क्या मैंने बताया है कि किस तरह से डिपेंड कर रहा है? नहीं ना बताए हैं। इस चीज को हम लोगों को बताया किसने? तो बायोट सावर्ट्स ने बताया। किसने बताया? बायोट सावर्ट्स। और उन्होंने एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं बायोट सावर्ट्स लॉ, BSL। लिख लीजिए, 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, 5 मार्क्स। ठीक है, बायोट सावर्ट्स लॉ एग्जाम में आएगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन बायोट सावर्ट्स लॉ, बहुत आसान है। ठीक है, और आसानी से आप लोग लिख के आ सकते हैं, ज्यादा कुछ डेरिवेशन में है ही नहीं इसके। ठीक है, बायोट सावर्ट्स लॉ। अगर हम आपसे पूछे कि बाबू डीबी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट डिस्टेंस कितना, आर, फ्रॉम करंट एलिमेंट वेक्टर, करंट एलिमेंट वेक्टर। थीटा पूछे क्या है तो क्या बोलेंगे बाबू? एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर। अब सुनेंगे इधर, है ना? देखिए, हम लोगों को बायोट सेवर्ट्स ने क्या बोला? ठीक है, बायोट सेवर्ट्स ने हमको बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, किसके वजह से? करंट एलिमेंट वेक्टर के वजह से। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इस करंट एलिमेंट वेक्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है इसके। मतलब कि डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इस करंट एलिमेंट वेक्टर, मतलब छोटा सा जो लेंथ वेक्टर ये दिख रहा है आपको, इसका लेंथ कितना है? करंट एलिमेंट वेक्टर का लेंथ कितना है? तो लेंथ के भी ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? ठीक है, लेंथ आप देख रहे हैं, हमने छोटा सा लेंथ कंसीडर किया है ना, बड़ा लेंथ कंसीडर नहीं किया हम लोग। ठीक है, तो ये लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट वेक्टर। तीसरा, ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। करंट एलिमेंट वेक्टर से इस पॉइंट की कुछ दूरी है ना, तो डिस्टेंस के स्क्वायर का ये क्या होता है बाबू? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और लास्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट एलिमेंट वेक्टर और रेडियस वेक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है, इस एंगल के साइन के वैल्यू का। किसका? इस एंगल के साइन के वैल्यू का। याद रहेगा? बस यही 4 पॉइंट इसके स्टेटमेंट में लिखना है। क्या क्या लिखना है? कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन करंट एलिमेंट वेक्टर के, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? लेंथ ऑफ, सॉरी, करंट फ्लोइंग थ्रू करंट एलिमेंट वेक्टर। नंबर 2 में क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट वेक्टर। नंबर 3 में क्या लिखेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम करंट एलिमेंट वेक्टर। और लास्ट क्या लिखेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर। याद रहेगा इतना बात? लिखेंगे बायोट सेवर्ट्स लॉ, लिखेंगे इसमें। इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट magnetic field induction, magnetic field induction, magnetic field induction due to current element vector, due to current element vector, due to current element vector at any point, due to current element vector at any point, at any point is 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 नंबर 1 में लिखेंगे, नंबर 1 में
directly proportional to directly proportional to directly proportional to current flowing through directly proportional to current flowing through the current element vector current flowing through the current element vector current flowing through the current element vector नंबर 2 में लिखेंगे नंबर 2 में लिखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट वेक्टर नंबर 3 में लिखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू inversely proportional to the square inversely proportional to the square of the distance inversely proportional to the square of the distance of the point square of the distance of the point from current element vector square of the distance of the point from current element vector square of the distance of the point from current element vector नंबर 4 में लिखेंगे नंबर 4 में directly proportional to sine of the angle sine of the angle sine of the angle between 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 current element vector sine of the angle between current element vector and radius vector sine of the angle between current element vector and radius vector sine of the angle between current element vector and radius vector ठीक है फिर हेडिंग में आप डालेंगे हेडिंग में लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर हेडिंग में लिखिए हेडिंग में एक्सप्रेशन फॉर लिखिए हेडिंग में एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट एलिमेंट वेक्टर एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट एलिमेंट वेक्टर ड्यू टू करंट एलिमेंट वेक्टर अब देखिए यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया ये हम लोगों ने कहां से लिखा है फ्रॉम बायोट सावर्ट्स लॉ एग्जाम में बीएसएल लिख कर के आएगा तो कंफ्यूजन ना हो जाएंगे थोड़े लोग के नहीं चले आएंगे क्या पता क्या लिख दिया है बीएसएल का मतलब है बायोट सावर्ट्स लॉ एग्जाम में दे देता है ठीक है स्टेट बीएसएल ठीक है समझ में आ रहा है तो याद रखना है कि बीएसएल बोला है मतलब बायोट सावर्ट्स लॉ के बारे में बोल रहा है ठीक है अब देखेंगे हम लोग यहां तक तो हम लोगों को दिक्कत नहीं है ना अब हम करेंगे क्या 1 2 3 और 4 को कंबाइन कर देंगे ठीक है ना कंबाइनिंग 1 2 3 एंड 4 जब हम सबको कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आईडीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर यही आ जाएगा हाँ या ना अब देखिए बताइए जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग हटाते हैं तो इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं ना तो यहाँ पे dB इज इक्वल टू k इंटू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर वेयर k क्या है बाबू k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं ठीक है यहाँ पे k का वैल्यू जो है ये म्यू नॉट बाई 4 पाई के बराबर होता है किसके बराबर होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई वेयर म्यू नॉट is another constant is another constant known as
permeability known as permeability of free space और एयर। ठीक है, ये बता रहा है कि हमने इस सिस्टम को कहाँ रखा है, एयर में। कौन बता रहा है, म्यू नॉट बता रहा है। ठीक है, म्यू नॉट बता रहा है कि हमने उसको कहाँ रखा है, एयर में। म्यू नॉट को हम लोग परमिएबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। किसकी परमिएबिलिटी, तो फ्री स्पेस की या फिर एयर की। ठीक है, इस म्यू नॉट का जो वैल्यू है बच्चों, ये होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या होता है म्यू नॉट का वैल्यू, मतलब परमिएबिलिटी ऑफ एयर क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। याद रहेगा। ठीक है, इस के का वैल्यू उठा के 5 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन 5 क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिलेगा टीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और यही एक्सप्रेशन है किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट एलिमेंट वेक्टर। अच्छा देखिए, तो जैसा ये डेरिवेशन हम किए हैं, ऐसा कोई डेरिवेशन पढ़ाए आप लोगों को इस टाइप का, नहीं पढ़ाए हैं। 1/4 पाई, यहाँ म्यू नॉट लिखे हैं, वहां एप्सिलॉन नॉट लिखे थे। हाँ, कहाँ पढ़ाए हैं, कूलम्ब्स लॉ, हाँ या ना, पढ़ाए ना यार कूलम्ब्स लॉ में। बिल्कुल ऐसे ही बताए थे, वहां भी कंबाइन किए थे, कंबाइन करके इसी तरह से लिखे थे। के कांस्टेंट आया था, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे थे। यहाँ पे क्या लिखे, म्यू नॉट बाई 4 पाई। हाँ या ना। तो ये बायोट सेवर्ट्स लॉ किससे मिलता जुलता आपको नजर आया, एग्जाम में पूछा जाता है कि बायोट सेवर्ट्स लॉ किससे मिलता जुलता है, तो क्या बोलेंगे, कूलम्ब्स लॉ से मिलता जुलता, ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, हाँ या ना। ठीक है, तो बायोट सेवर्ट्स लॉ किससे मिलता जुलता है, कूलम्ब्स लॉ से। अब देखिए, यहाँ के बाद एक स्पेशल केस देखेंगे हम लोग, एग्जाम में इतना ही तक बनाना है। ठीक है, स्पेशल केस, इसमें आता है केस 1। अगर हम आपको बोल दे बच्चों के इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज, आप बता सकते हैं थीटा 0 से आप क्या मतलब समझेंगे। थीटा, ये देखिए, ये करंट एलिमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है और ये रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन है। अब ये एंगल थीटा दिख रहा है, थीटा 0 का मतलब ये जो पॉइंट है ये यहाँ कहीं सामने में आ जा रहा है, आ रहा है ना, हाँ या ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये जो पॉइंट है ये जस्ट बिफोर द वायर आ रहा है, मतलब वायर के जस्ट सामने आ जा रहा है, हाँ या ना। तो नहीं समझे बात, थीटा अगर 0 है तो ये पॉइंट यहां से यहां लाई करेगा ना, मतलब ये जो पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर किए वो यहाँ पे कहीं पे कंसिडर करेंगे, मतलब वायर के जस्ट सामने आ रहा कौन, ये वाला पॉइंट। अगर वायर के जस्ट सामने पॉइंट आएगा तो हमको बताना है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना होगा, दैट इज पॉइंट लाइज जस्ट बिफोर द वायर। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0। तो बताइए, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना आ जाएगा, 0। याद रखना है, किसी भी वायर के, करंट कैरिंग वायर है ना, जिधर करंट फ्लो कर रहा है उसके जस्ट सामने हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना होगा, 0 होगा। याद रहेगा, कोई वायर है जिससे करंट फ्लो कर रहा है तो इसके जस्ट सामने जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालेंगे वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। याद रहेगा ये बात। इसके बाद अगर हम बोल दे थीटा 180 तो क्या समझेंगे, केस 2, इफ थीटा 180 डिग्री हो जाए, दैट इज, क्या समझेंगे, 180 का मतलब जस्ट पीछे आ जाएगा, इस तरह से भी दिखाए थे ना। तो अगर अब इसको इधर से इधर ले आएंगे तो पॉइंट, करंट इधर जा रहा, पॉइंट इधर आ गया, मतलब जस्ट बिहाइंड द वायर होगा, हाँ या ना। तो अगर थीटा 180 है, दैट इज पॉइंट लाइज जस्ट बिहाइंड द वायर, बिहाइंड द वायर। तो आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू कितना, साइन 180 डिग्री, और साइन 180 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 होता है, हाँ या ना। तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना हो जाएगा, 0।
तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जस्ट बिफोर द वायर एंड जस्ट बिहाइंड द वायर ऑलवेज कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। याद रहेगा? हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन just before the wire and behind the wire is always कितना? is always 0। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वायर के जस्ट पहले और जस्ट पीछे क्या होगा? 0 होगा। मतलब आप यहाँ पे अगर यूनिट नॉर्थ पोल रखेंगे तो पक्का है कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं। ठीक है, यहां तक दिख जा रहा है ना? कॉपी कीजिए। तो मैक्सिमम हो जाएगा मतलब थीटा साइन 90 मैक्सिमम। साइन का वैल्यू 1 ले लेंगे।